अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 76। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। लिफ्ट प्लीज़। वो यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली गेट की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी हुई थी। जैसे ही इसे अपनी मतलूबा गाड़ी नजर आई, इसने इसे लिफ्ट लेने का इशारा देकर रोक लिया। हस्बे तोको गाड़ी का ड्राइवर एक स्मार्ट लड़की के इशारे पर रुक गया। मुझे बस अगली चुरंगी तक लिफ्ट चाहिए, उम्मीद है आपको जहमत नहीं होगी। वो खुश थी कि इसका मतलूबा शख्स गाड़ी में अकेला है, वरना आम तौर पर वो किसी न किसी दोस्त को अपने साथ लेकर चलने का आदी था। जहमत कैसी, हसीनाओं की खिदमत तो ऐन राहत है। इसे मुस्कुराते हुए अगली नशिस्त के साथ थोड़ा दरवाज़ा खोल दिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई हूँ। वो खुशगवार लहजे में बोलते हुए बेतकल्फी से इसके बराबर में बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी आपस में मिल चुके हैं। दुबई से पाकिस्तान वापस आकर इसके चेहरे में मामूली तब्दीलियाँ की गई थी, लेकिन वो तब्दीलियाँ ऐसी नहीं थी कि इसकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे, इसलिए सुल्तान भी इसे देखकर खटक गया था। मुझे भी आपके मुतल्लिक ऐसा ही फील हो रहा है। बुशरा ने इसे टालने के बजाय इसके ख्याल की तस्दीक की, फिर इसकी तरफ बगौर देखते हुए कदरे जोर से बोली, अरे आप वही है ना जो दुबई के एक शॉपिंग मॉल में अपने दोस्त के साथ मिले थे। आपका दोस्त मुझे लैला ने मेरा कासा समझकर मुझसे मुखातिब हुआ था। बिल्कुल मैं वही हूँ, और तुम मरियम उर्फ मेरी हो ना? खासी चेंज लग रही हो। दुबई के हवाले ने सुल्तान की उलझन दूर कर दी। हाँ, एक फैशन मैगजीन के लिए फ़ोटोशूट करवाना था और इन्हें मेरे चेहरे में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो इनकी डिमांड पर मैंने छोटी मोटी तब्दीलियाँ करवा ली। इसने शाने झटकते हुए बेनियाजी से बताया। ज़बरदस्त, यानी इस वक्त मैं एक फ़ैशन मॉडल के साथ हूँ। सुल्तान का मूड एक खूबसूरत लड़की की संगत के बायस बहुत खुशगवार हो चुका था और वह इसके साथ को तूल देने के लिए गाड़ी बहुत आहिस्ता रफ्तार में चला रहा था। अभी बस स्टार्ट ही लिया है। दुबई भी काम के चक्कर में ही गई थी। वहाँ से नए प्रोजेक्ट के लिए जल्दी में कनाडा वापस जाना पड़ा, इसलिए तुम लोगों से दोबारा मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। चेहरे पर आती बालों के एक लटको कान के पीछे उड़ते इसने सुल्तान को जवाब दिया। मुझे भी डैड ने पाकिस्तान कॉल कर लिया था, इससे मुझे दोबारा तुम्हारे होटल का चक्कर लगाने का मौका नहीं मिला। इससे होटल में होने वाली मुलाकात की जुजियात तो याद नहीं थी, लेकिन कुछ अपनी यादाश्त और कुछ विक्की की फराहम करदा मालूमात के सहारे ये इल्म था कि वो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पीने के नतीजे में बिल्कुल टुन हो गया था और विक्की को होटल के अमले की मदद से इसे वापस लाना पड़ा था। इसलिए खिसियाहट की वजह से इस जिक्र को ज़्यादा तूल नहीं दिया और बात को बदलते हुए बोला, तुम पाकिस्तान में क्या कर रही हो? क्या किसी से मिलने आई हुई हो? मिलने मिलाने के लिए किसके पास इतनी दूर आने की फुर्सत है? मैं तो किसी और ही चक्कर में आई हूँ, इसने नखवत से नाक सुकेटते हुए जवाब दिया। यहाँ शोबे से मुतल्लिक तो किसी काम से नहीं आ सकती, फिर कैसा चक्कर? सुल्तान मुतजस्सिस हुआ। बस कुछ प्रॉपर्टी का मामला है। डैड की कुछ ज़मीन है यहाँ, जिसकी वैल्यू सुना है बहुत बढ़ गई है। डैड बिजी थे तो मैंने कहा मैं इसे सेल करवा देती हूँ, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस ज़मीन पर तो किसी ने कब्जा कर लिया है। डैड के एक कज़न यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लर्क होते हैं, वो पार्ट टाइम स्टेट का काम करते हैं। डैड के कहने पर मैं इनसे मशवरा करने आई थी, लेकिन टाइम ही वेस्ट हुआ। इसने अपने बात के इख्तिताम पर बुरा सा मुंह बनाया। क्यों, क्या कहा तुम्हारे डैड के इन कज़न ने? सुल्तान ने हस्बे तोको इस मामले में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कब्जा ग्रुप बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं इनसे पंगा लेने के बजाय ज़मीन पर फातह पढ़ूँ और कनाडा वापस लौट जाऊँ। इसने लहजे में तलखी समोए हुए जवाब दिया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी की मलकियत के पक्के सबूत हैं तो तुम दावा दायर कर सकती हो। सुल्तान ने इसे मशवरे से नवाजा। मेरे अंकल का ख्याल है कि इससे वक्त और पैसे के ज़िया के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। यह मामलात कानून के सहारे नहीं बल्कि ताकत के सहारे तय होते हैं, और जाहिर है यहाँ मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मायूसी का इजहार करते हुए गाहे बगाहे सुल्तान के तासुरात का जायज़ा भी ले रही थी। वो जानती थी कि मौजू ऐसा है जिसमें सुल्तान दिलचस्पी लिए बगैर नहीं रह सकता। मेरे होते हुए तुम ये नहीं कह सकती। हस्बे तो को इसने बंसी में फंसा चारा निगल लिया। क्या मतलब? तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? बुशरा ने चौंकने की अदाकारी की। हम खुद इस बिजनेस में हैं, इसलिए ऐसे मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। इसने सीना फुलाकर दावा किया। अगर तुम मेरी कोई मदद कर सको तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। जवाबन इसने भी खुशी का मुजाहरा किया। ऐसा करते कि बैठकर तफसील से इस मामले को डिस्कस करते हैं, फिर मैं देखूंगा कि किस तरह तुम्हारी मदद की जा सकती है। अगली चौरंगी बिल्कुल करीब आ गई थी, इसलिए सुल्तान ने मुलाकात को मज़ीद तूल देने का इंतज़ाम किया। ओके, इससे तो इसकी बात मानना ही थी। तुम ऐसा करो, मुझे अपने किसी ऐसे बंदे से मिलवा दो जो ऐसे फड्डे निपटाना जानता हो। मैं इसे इस काम के लिए मुनासिब पे भी कर दूंगी।
ریسٹورنٹ کی خوشگوار فضا میں بیٹھتے اس نے سلطان سے فرمائش کی، میرے لوگ میرے دوستوں سے کام کی پیمنٹ لینے لگے تو یہ میرے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ تم تو بس اپنا مسئلہ بتاؤ، سمجھو کہ کام ہو گیا، لیکن بہتر ہے پہلے ہم کچھ کھا پی لیں، کام تو تمہارا ہو ہی جائے گا۔ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا اچھا خاصا بڑا آرڈر دے دیا۔ تم بہت چارمنگ ہو، مجھے یقین ہے کہ تمہارا فوٹو شوٹ بڑا دھانسو قسم کا ہوگا۔ تمہاری طرح تو ویسے بھی کھل کر کام ہوتا ہے اور یہاں کی طرح خام خواہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی۔ اپنی مہربانیوں کے بدلے وہ اسے حق سمجھ رہا تھا کہ اس کے خد و خال کو اپنی ندیدی نگاہوں سے ٹٹول سکے۔ حسن پر پابندی لگانا قدرت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب بنانے والے نے کسی کو اتنی فیاضی سے نوازا ہے تو پھر اس کی تخلیق کو سراہنے کے لیے قدردانوں کے روبرو پیش تو کیا ہی جانا چاہیے۔ اس نے جواباً انہی خیالات کا اظہار کیا جو سلطان جیسی ذہنیت کے بندے کو پسند آ سکیں۔ واہ واہ، کیا بات کہی ہے! میں تو کہتا ہوں کہ حسن کی تعریف بھی خالق کی عبادت ہے۔ یہ سنجیدہ لوگ یوں تو خالق کی حمد و ثنا کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب کسی دلربا کے حسن کو سراہا جائے تو خام خواہ فتوے لگانے لگتے ہیں۔ اپنی بات سے خود ہی لطف اندوز ہوتے اس نے پھکڑ پن سے کہکا لگایا۔ بشرا کو بھی اس کے ہم خیال ہونے کا ثبوت دینے کے لیے اسی کہکے میں شامل ہونا پڑا۔ کھانے پینے کا سلسلہ مٹانے تک وہ اسی نوعیت کی گفتگو کرتا رہا۔ میرے پاس یہاں زیادہ دن رکنے کی گنجائش نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم فوری طور پر مجھے اپنے اس آدمی سے ملوا دو، وہ میرا کام نمٹانے پر لگ جائے گا تو ہم سکون سے گپ شپ اور ملاقاتیں کرتے رہیں گے۔ موقع پا کر اس نے ایک بار پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا معلوم کرتا ہوں کیوں مل بھی سکتا ہے نہیں، ڈیڈ کی ناک کا بال اس لیے ذرا زیادہ ہی نخرے دکھاتا ہے۔ سلطان کو اس کے اصرار پر ناچار موبائل نکال کر اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہاں یار بازل، تم سے ایک کام ہے، میری ایک حسین و جمیل دوست کا مسئلہ ہے، آئی ہوپ کہ تم اس کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرو گے۔ سلطان نے فون پر بات کرتے ہوئے بازل کا نام لیا تو اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ توقع کے باوجود وہ 100% پوری یقین نہیں تھی کہ سلطان اس کام کے لیے بازل ہی کا انتخاب کرے گا۔ بس تو پھر میں اسے تمہاری طرف لے کر آتا ہوں، تم اس کا مسئلہ سن لو اور دیکھ لو کہ اس کی کیا مدد کر سکتے ہو۔ خوبصورت لڑکی کے ذکر پر بازل نے یقیناً فوری ملاقات کی منظوری دے دی تھی، اس لیے سلطان نے اسے کہا اور پھر فون بند کر کے اس کے متوجہ ہوا۔ لو سمجھو ہو گیا تمہارا کام، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے اپنا ٹائم دینا ہوگا۔ ہم ڈنر ساتھ کریں گے اور اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ وہ یہ مطالبہ نہ کرتا تو اسے حیرت ہوتی، چنانچہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اتنی بڑی مدد کے لیے تم ہر چیز ڈیزرو کرتے ہو، ویسے بھی یہاں میرا کون سا کوئی گھر ہے جہاں گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تم جتنا چاہے میرا ٹائم لے لینا۔ اس کا جواب سلطان کے لیے بڑا حوصلہ افزا تھا۔ اس کی بات چیت خوشی سے چر گئی اور وہ شوخی سے بولا، چلو تو پھر تمہیں جلدی سے بازل سے ملوا دیتا ہوں تاکہ تمہاری بے چینی ختم ہو اور تم سکون سے میرے ساتھ وقت گزار سکو۔ بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے تم نے، وہ خوش ہو گئی۔ ایک موہوم سی امید تو تھی کہ زمین جائیداد کے جھگڑے کا سن کر سلطان بازل سے رابطہ کرے گا، لیکن اتنی جلدی اس تک رسائی کا نہیں سوچا تھا، اور اب یہی چیز خوش کرنے کے ساتھ ساتھ تناؤ زدہ بھی کر رہی تھی۔ جن حالات میں وہ خانہوں سے نکلی تھی، اپنے ساتھ ہتھیار لانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، اور بازل جیسے عفریت کے روبرو بغیر ہتھیار کے جاتے ہوئے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ اگر مائنڈ نہ کرو تو ذرا مجھے ایک چنگم تو لا دو، منہ کا ذائقہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے۔ گاڑی میں سلطان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اسے راستے میں آنے والا پان کا کھوکھا نظر آیا تو ذہن میں آنے والے ایک خیال کے تحت اس نے فرمائش کی، نیور مائنڈ یار، ابھی لاتا ہوں۔ اس نے گاڑی کھوکھے سے کچھ فاصلے پر روکی اور اپنے تئیں کسی دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے چابی نکال کر ساتھ لے گیا۔ وہ اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کھوکھے پر موجود گاہکوں میں شامل ہو کر کھوکھے والے کے ساتھ مصروف ہوا، اس نے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر دیکھا اور وہاں پسٹل موجود پا کر پھرتی سی سے اپنے پرس میں منتقل کر لیا۔ انگریزی گانوں کا کلیکشن تو چیک کراؤ نا اپنا، بغیر میوزک کے سفر کرنے میں بوریت ہو رہی ہے۔ سلطان چنگم کے پیکٹ اور کچھ سپاریاں وغیرہ لے کر واپس آیا تو اسے چیزیں وصول کرتے ہوئے نئی فرمائش جڑ دی۔ مقصد بس اسے مسلسل مصروف رکھنا تھا۔ مجھے بھی انگلش میوزک بہت پسند ہے، جب میں اور کامی ساتھ ہوتے تھے تو تیز آواز میں میوزک سنتے تھے۔ اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مصروف وہ بے ساختگی میں کامران کا ذکر چھیڑ بیٹھا۔ یہ کامی کون ہے؟ بشرا نے تجاہل برتتے ہوئے پوچھا۔ اپنا جگری یار تھا، کچھ عرصہ پہلے بڑے عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو کر اچانک ہی مر گیا۔ ڈیڈ نے اس کی موت کا غم غلط کرنے کے لیے ہی تو مجھے دبئی بھجوایا تھا۔ کامران سے اس کی دوستی اتنی پرانی تھی کہ اچھا خاصا خود غرض و مطلب پرست ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی کمی محسوس کرتا تھا۔ سمجھو ہماری ملاقات کا بہانہ تھا، اس نے ایک ادا سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے،
कामी की मौत तुम जैसी हसीन लड़की से मिलने का बहाना बन गई। इसकी अदा पर फरीफ्ता होता वो पल में दोस्त की जुदाई का गम भूल गया। तुम जितने दिन पाकिस्तान में हो समझो मेरी मेहमान हो। तुम्हारा काम बाज़ल के हाथ में देकर हमें बिल्कुल फुर्सत हो जाएगी। मैं तुम्हें पाकिस्तान के नादरन एरियाज़ की सैर के लिए ले जाऊंगा। इन एरियाज़ की सैर तुम्हें स्विट्ज़रलैंड को भी भुला देगी। एक हसीन रफाकत की चाह में वो पुरजोश से मंसूबे बना रहा था। बुशरा की तवज्जो इसकी बातों से ज़्यादा रास्ते पर थी और रास्ते से बता रहे थे कि वो इस जानी बिल्डर्स की तामीर करदा इसी हाउसिंग स्कीम सोसाइटी की तरफ गामजन है जहाँ से इसकी ज़िंदगी ने सबसे खौफनाक मोड़ लिया था। बाज़ल पिछले दिनों अस्पताल में रहा है और अब भी रेस्ट पर है, इसलिए डैड ने इसे अलग थलग रहने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। ये कामी के डैड का प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे डैड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जिस वक्त सुल्तानी से ये सारी तफसीलात सुना रहा था वो हाउसिंग स्कीम के साइट ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे। बुशरा कभी नहीं भूल सकती थी कि इसी साइट ऑफिस में कामी और सुल्तानी से अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी और इनसे बचकर भागने के चक्कर में इसका माज से टकराव हो गया था। माज, माज, न जाने तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। माज के ख्याल से इसके दिल में करब की एक लहर उठी, लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए सुल्तान की बातों की तरफ मुतवज्जो रही। लगता है बाज़ल के पास कोई गेस्ट आया हुआ है। एक तकरीबन मुकम्मल तामीरशुदा 2 मंजिला मकान के सामने गाड़ी रोकते हुए इसे वहाँ खड़ी छोटी सी मेहरान नजर आई तो बावाज़े बुलंद बड़बड़ाया, कौन है अंदर? गाड़ी से उतरते इसने मुस्तैदी से हाजिर हो जाने वाले गार्ड से पूछा। मिस महनाज आई हुई है सर। गार्ड की जुबान से निकलने वाला बुशरा के लिए अजनबी नहीं था। वो महनाज को बादल की गर्लफ्रेंड की हैसियत से अच्छी तरह जानती थी। एक तो साला कभी औरत के बगैर नहीं रह सकता। मौत के मुंह से वापस आया, फिर भी अपनी चमक छल्लों को दिल पिशोरी के लिए बुला लिया है। गार्ड का जवाब सुनकर सुल्तान ने बावाज़े बुलंद तबसरा किया और इसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर पहुंचकर इसने जिस कमरे का दरवाज़ा खोला, इसके खुलने से कबल बुशरा को कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो बेडरूम है। मंजर भी खालिसतन बेडरूम का ही था। वो बाज़ल को बालाई उरिया बदन के साथ बिस्तर पर औंधा लेटा हुआ देख सकती थी। इसके साथ ही महनाज नीम उरिया लिबास में बिस्तर पर बैठी हुई थी और इसका दायां हाथ बाज़ल की पुश्त को सहला रहा था। बड़ी जल्दी पहुंच गए तुम। मैं तो समझा था कि लोंडिया साथ है तो आते आते कुछ वक्त लग जाएगा। इसने लेटे ही लेटे नजर उठाकर इन दोनों की तरफ देखा और अपनी पोजीशन तब्दील किए बगैर बोला, इसीलिए तो तुम अपने इस कट्टों से खिदमतें करवाने में मसरूफ़ हो गए। सुल्तान ने इसे तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, अभी कहाँ खिदमतें, अभी तो बस आधी अधूरी खिदमतें ही कर रही है। मैं ज़रा पूरी तरह फिट हो जाऊँ तो लेता हूँ इससे भरपूर खिदमतें। वो एक आंख दबाकर उबाशाना लहजे में बोला तो इसके करीब बैठी महनाज झींप गई, जबकि बुशरा के अंदर नफरत व तैश की लहर ने जोश मारा। गलीज आंखों वाले इस मरदूद को फना कर देने से ज़्यादा अहम काम कोई नहीं था, इसलिए कि लेकिन इस वक्त वो जिस तरह इसकी नज़रों के हसार में थी, इसके लिए पर्स में से पिस्तौल निकालकर इस पर फायर करना मुमकिन नहीं था। इसका जो चाहे करना, लेकिन पहले मेरी दोस्त का प्रॉब्लम देखो। इसके वालिद की कोई ज़मीन है यहाँ, जिसे सेल करने के इरादे से ये कनाडा से आई है, लेकिन यह किसी कब्ज़ा ग्रुप ने इस ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। तुम्हें कब्ज़ा ख़त्म करवा के ज़मीन को अच्छे दामों फरोख्त करवाना है। सुल्तान बुशरा समेत बिस्तर के ऐन मुकाबिल सोफे पर बैठ गया और अपनी आमद का मकसद बताया। किस इलाके में है तुम्हारे बाप की ज़मीन? बाज़ल ने महनाज का हाथ अपनी पुश्त पर से हटाया और उठकर बैठते बुशरा से यूँ मुखातिब हुआ कि इसकी नज़रें मुसलसल इसके चेहरे पर जमी हुई थी। इन गलीज और बनमे की तरह अंदर घुस जाने वाली नज़रों को खुद पर जमा पाकर वो बेआराम सी हुई। वो जी, वो शादमान। इसने गड़बड़ाते हुए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बाज़ल ने इसकी बात काट दी और अजीब से लहजे में बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक तो गुलजार आसिम बड़ा ईमानदार साहबी था और इसने शाह फैसल में मौजूद मकान के अलावा सारी ज़िंदगी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। फिर तुम ये किस ज़मीन का अफसाना लेकर यहाँ पहुँच गई हो? बाज़ल के अल्फाज नहीं, कोई धमाका था जिसने बुशरा समेत सुल्तान को भी लर्जा कर रख दिया। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? ये मेरी दोस्त है, इसका भला गुलजार आसिम से क्या ताल्लुक? वो करार में सुल्तान जो कुछ कह रहा था इस पर तवज्जो देने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। अपनी मौत को बिल्कुल तूने ठीक पहचाना। मैं तुझ तक पहुँच गई हूँ और अब तुझे जहन्नुम वासिल करके यहाँ से जाऊँगी। वो जो नहायत खामोशी से गोद में रख के पर्स की जिप खोलकर अंदर हाथ डाल चुकी थी, पिस्तौल निकालकर नफरत से बोली और लगातार बाज़ल की तरफ 2 फायर किए। बाज़ल तो पहले ही बेड से नीचे फिसलकर खुद को फायर की जद में आने से बचा चुका था। महनाज भी इसलिए महफूज रही कि सुल्तान ने ऐन मौका पर इसके पिस्तौल वाले हाथ पर अपना हाथ मार दिया था। तूने बाज़ल को भी कामी और सुल्तान जैसा कच्चा लोना समझा हुआ है? साली जो यहाँ इस खचार में घुस आई है, अब आ गई है तो देखना क्या हाल करता हूँ तेरा। बाज़ल ने फर्श पर फिसलते हुए कमाल फुर्ती से अपना उसके दरमियान का फैसला पाटा और इसको एक जोरदार धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। गिरने से चोट लगी, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करते हुए मछली की तरह फिसलकर सोफे के पीछे चली गई
और वहीं से हाथ बाहर निकाल कर 2 फायर मजीद किए। पहले वाले फायरों की तरह ये फायर भी बेनतीजा साबित हुए, लेकिन इसे इतनी मोहलत मिल गई कि वो कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकल सके। कमरे से बाहर निकलते इसने बैरूनी दरवाज़ा खुलते और वहाँ से राइफल बरदार गार्ड को अंदर दाखिल होते देखा। यकीनन वो गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर सूरत हाल मालूम करने आए थे। गार्ड के अपने राइफल सीधी करने से कबल इसने एक छलांग लगाई और ऊपर जाती सीढ़ियों पर बुकडुट भागना शुरू कर दिया। बाज़ल की तेज़ नज़र ने इसे अपने अंदाजे के बरखिलाफ बहुत जल्द मुसीबत में डाल दिया था और वो इसके खिलाफ कुछ करने से कबल खुद मुसीबत में फंस गई थी। धमाधम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हुए अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुन सकती थी। वो यकीनी तौर पर 2 से 3 अफराद थे जो इसके ताक़ुब में भागे आ रहे थे। वो बगैर रुके और पीछे मुड़े मुसलसल सीढ़ियाँ चढ़ती ही चली गई और बिलाखिर एक खुली छत पर पहुंचकर सीढ़ियों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। जिस वक्त वो सीढ़ियों के इख्तिताम पर मौजूद लकड़ी के दरवाजे को खींचकर बंद कर रही थी, इसने बाज़ल को देखा। सिर्फ ट्राउज़र में मलबूस बालों भरे बालाई उरे जिस्म के साथ खाली हाथ इसके पीछे आती शख्स के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। दरवाज़ा बंद करते इसकी नज़रें ज़रा की ज़रा बाज़ल की नज़रों से टकराई और वो कपकपा कर रह गई। इन नज़रों में बिल्कुल ऐसा ही तासुर था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर कर कॉर्नर कर देने का लुत्फ ले रहा हो। इसने वहशत ज़दा से अंदाज में दौड़कर छत का चक्कर लगाया। 2 मंजिला मकान की छत से उतरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ से नीचे जाने की वाहिद सूरत यही थी कि वो नीचे छलांग लगा दे। अच्छी खासी बुलंदी के बाइस नीचे छलांग लगाने का कम से कम बुरा नतीजा हो सकता था कि वो अपने हाथ पैर तड़वा बैठती और इसके बाद भी जाहिर है इसे बाज़ल की गिरफ्त में आ जाना था। तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती बुशरा, बेहतर के खुद को हमारे हवाले कर दो। दरवाजे के उस पार सीढ़ी पर मौजूद बाज़ल ने से पुकारा। वो हकीकत बावर करवाई जो वो पहले ही जान चुकी थी। खुद को तुम्हारे हवाले करने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, इसने नफरत ज़दा लहजे में बाज़ल को जवाब दिया और ऐसी सुलगती हुई नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा जैसे इस बार मौजूद बाज़ल को अपनी नज़रों से भस्म कर देना चाहती हो। ऐसा करके तुम अपने हक में अच्छा करोगी। जवाबन बाज़ल की सर्द आवाज़ इसके कानों में उतरकर इसके जिस्म में थरथराहट पैदा कर दी। वो जानती थी कि ये सिर्फ धमकी नहीं, वो अगर जिंदा इस दरिंदे के हाथ लग जाती तो वो इससे ऐसा सलूक करता कि इसके मुकाबले में मौत बदरजहा बेहतर महसूस होती। आज मैं नहीं या तू नहीं बाज़ल, दिल में मुसम्मम इरादा कर दो दांत खिंचाती ज़ेरेला बड़बड़ाई। इसी वक्त 2 कान फाड़ धमाके हुए और लकड़ी के दरवाजे के कुंडे वाला हिस्सा उड़ गया। अगर वो दरवाजे के ऐन सामने खड़ी होती तो यकीनन राइफल की इन हलाकत खेज गोलियों का निशाना बन जाती जिन्होंने दरवाजे के एक बड़े हिस्से को परखच्चे में उड़ाकर रख दिया था। कुंडी का लैदा होते ही दरवाज़ा धड़ से खुला और कोई भगोले की तरह छत पर आ गया। दाएं जानिब खड़ी वो आने वाले के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थी। चुनांचे पहली झलक पर ही इसके पिस्तौल ने गोली उगली। दरवाजे से छत पर आने वाले को गोली लगी और वो ज़मीन बेहोश हो गया। लेकिन इसे पहले ही इदराक हो चुका था कि इसने किसी जिंदा वजूद के बजाय एक अदद तकिए पर गोली चलाई थी। गोली के ज़िया पर झुंझुलाहट का शिकार इसने यके बाद दीगरे छत पर आने वाले इन 2 अफराद को निशाना बनाने की ख्वाहिश में जुनून के ट्रैगर दबा दिया। जवाब में जहां एक दिलदोज चीखने से कामयाबी का एहसास दिलाया, वहीं ट्रच ट्रच की आवाज़ ने गोलियां ख़त्म होने का ऐलान भी सुना दिया। इसने एक नज़र पेट पकड़कर लोटपोट होते सुल्तान पर डाली और ख़ुद इज़तरारी तौर पर दाएं जानिब में मुंडेर की तरफ भागी। सुल्तान के साथ ही छत पर वारिद होने वाले बाज़ल ने एक खौफनाक चीख के साथ इस पर छलांग लगाई और इसे लेता मुंडेर से टकराया। बस खेल खत्म। इसके मचलते वजूद को काबू में करते हुए इसके कान में फुकारा, ये खेल हम दोनों में से एक की मौत से पहले ख़त्म नहीं हो सकता। इसने नफरत भरे लहजे में से जताया और अपने नाखून इसकी गर्दन में पेवस करने की कोशिश की। नहीं मेरी जान, मैं तुम जैसी भरपूर जवानी को इतनी जल्दी मरते हुए नहीं देख सकता। इसने अपने सर की टक्कर बुशरा के चेहरे पर मारी। एक तो बाज़ल के गलीज बदन की बू और दूसरे ये टक्कर इसका सर बुरी तरह चकराने लगा। मैं जिस औरत के बदन के महक एक बार सूंघ लूँ इसे कभी नहीं भुला सकता। तुम भी मुझे अच्छी तरह याद हो और तुम्हें करीब पाकर मैं एक बार फिर इस महक को अपने अंदर उतारने के लिए बेचैन हो गया हूँ। वो अपनी गलीज निगाहों से छेदता इसके हाथों को बेबस कर चुका था। इसके मुकाबले में कई गुना कमज़ोर बुशरा कि जिसमें इस जुमले से नफरत और तैश की एक बुलंद तरीन लहर उठी और इसने अपनी तमाम तर तवानाई यकजा करके इसकी नाक पर एक ज़ोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी शदीद थी कि बाज़ल की नाक से खून फूट पड़ा। वो ज़रा सा लड़खड़ा लेकिन इस पर से अपनी गिरफ्त कमज़ोर नहीं की। बुशरा के इंतहा को छूते जुनून ने इससे इस पल एक अजीब राह सुझाई। इसने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके इससे तकरीबन 1.5-2 फीट की मुंडेर को देखा और गोए हतमी फैसले पर पहुंच गई। फैसले की मजबूती ने इसके नाजुक बदन में ऐसी ताकत भर दी थी कि जिसके सामने बाज़ल की वहशत भी कुछ नहीं थी। हकीकतन वो इसकी नीयत को समझ नहीं पाया था जब ही अपने जिस्म को लगने वाले झटके पर ज़रा सा सरपटाया और इस जारी तौर पर खुद को बचाने के लिए एक हाथ मुंडेर पर जमा दिया। इसका एक हाथ अभी मुंडेर से खुद को नीचे लुढ़का देने वाली बुशरा के हाथों की गिरफ्त में लिए हुए था
اور وہ اس کے ہاتھ سے لٹکی گھڑی کے پینڈولم کی طرح جھول رہی تھی۔ تجھے میرے ساتھ ہی مرنا ہوگا۔ وہ نفرت سے گھبرائی اور اپنے بدن کو زوردار جھٹکا دیا تاکہ بازل کا ہاتھ منڈیر پر سے اپنی گرفت کھو دے۔ بازل نے اپنی کمزور ہوتی گرفت کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ گارڈ زخمی ہو جانے والے سلطان کی فکر میں مبتلا ہے اور اس لمحے وہاں کوئی نہیں ہے جو اس کمزور صورتحال میں اس کی مدد کر سکے۔ ہاں، اس وقت اس نے بشریٰ کی نفرت اور جنون کے مقابلے میں خود کو کمزور محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ واقعی سے اپنے ساتھ لے ڈوبے گی۔ اس لمحاتی حساب کتاب میں وہ جان چکا تھا کہ اس وقت وہ صرف ایک زندگی بچا سکتا ہے، خود کی اپنی زندگی۔ اس نے ایک سرد مہر سی نظر بشریٰ پر ڈالی اور اس کی کلائی پر سے اپنے ہاتھ کی گرفت ختم کر دی۔ وہ جو پہلے اسے اپنے ساتھ نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے زور لگا رہی تھی، ایک جھٹکے سے کسی پتھر کی طرح سیدھی نیچے گئی۔ اس کے زمین تک کا سفر طے کرنے تک بازل اپنا دوسرا ہاتھ منڈیر پر جما کر خود کو محفوظ کر چکا تھا۔ منڈیر پر ہاتھوں کے بل لٹکے ہوئے اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا۔ پختہ زمین پر بشریٰ کا وجود بے ترتیب پڑا تھا اور ایک پتھر پر جا پڑنے والے سر سے نکلتا خون تیزی سے اس کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ اس نے سر کو ایک خفیف سا جھٹکا دے کر گویا بے پرواہی کا مظاہرہ کیا اور پھر بازو پر زور دے کر اپنے جسم کو منڈیر سے اوپر لے جانے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔